बुद्धम न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। हमारे आए हुए अतिथि गया प्रसाद यादव ये वैशाली की धरती से ही हैं। राजू बाबू जो हमारे गौतम बुद्ध एकेडमी को प्रभारी भी तीसरा प्रभारी बनने जा रहे हैं, उनका भी वैशाली की माटी से है। पंकज बाबू जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं, उनका भी वैशाली की माटी से ही है। वो वैशाली आज जहाँ तक आवाज मेरा जाता होगा वो भी वैशाली की माटी पर ही हम बोल रहे हैं। आग्रह हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ आग्रह भी रहेगा। पूरे हमारे जहाँ तक आवाज जाते होंगे, गार्जियन लोग बैठे हुए होंगे कि 3 गो चीज बन करके नहीं आता है: विचार, व्यवहार और संस्कार। विचार, व्यवहार और संस्कार 3 गो बन करके नहीं आता है, बनाया जाता है। इसलिए मैं गार्जियन लोग से आग्रह करूंगा, आज से 1 महीना पहले 17 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब आग्रह यही रहेगा गार्जियन लोग से, जो हमारे पंकज बाबू राजू बाबू जी बोले कि ऐसा नहीं हो कि आपका बुझा रहा है कि हमने बच्चा को बैठाए हैं पढ़ाने के लिए। आज से 8-10 दिन पहले हमारे राम प्रबोध बाबू जी हैं, वो हमारे से भूल हो गई थी छोटा तो वो लड़का अभी गर्दा पर आ रहा था। अब सब बाल बच्चा मेरा ऊपर में था, जो अभी थोड़ा पिछाड़ी हुआ है स्कूल, तो हम बच्चा को एगो छौकी से थोड़ा सा अति दुलार कर दिए। अब छोटा बाबू आ करके हमारा अति कर दिया, हम करते सॉरी कह दिए कि बाबू हमारे से गलती हो गया कहा। इसलिए सब लोग बच्चा पर ध्यान दे, कहे कि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तो बाल बच्चा नहीं पढ़ सकता है। अब बिना पढ़ाई को, ये तो मनुष्य के समान बताए हैं राजू बाबू, लेकिन हम पशु के समान मानते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है आपका, माने कुछ लैंग्वेज आपका अभाव नहीं जाएगा। विशेष क्या कहूँ, जहाँ तक हमें जानकारी हो बताएं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अभी आप राजकुमार राय उर्फ व्यास जी को सुन रहे थे, और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इनका बड़प्पन है कि लगातार हम लोग के किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं। मैं उन्हें अपने टीम की ओर से बधाई धन्यवाद देता हूं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं कि हम सोलो पे चलने वाले न डरते चल नंगारों से, हम सोलो पे चलने वाले न डरते चल नंगारों से, और गूंजेगी ये तिरसिया की धरती गौतम बुद्ध एकेडमी के नारों से। और इस तरह के कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मेरे पास बहुत सारे वक्ता हैं। मैं धीरे धीरे, चूंकि छोटा सा प्रोग्राम है, और मैं आपको बता दूं कि आज गौतम बुद्ध एकेडमी मेरा नाम है कोचिंग का, स्कूल का, और आज ही के दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसलिए बहुत बड़ा प्रोग्राम पटना में रखा गया है। इसलिए हमारे बहुत से साथी आज एब्सेंट हैं, तो थोड़ा सा कमी खल रही है, लेकिन क्या करें। कहते हैं कि महक उठाइए प्रांगण, महक उठाइए प्रांगण, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है, ऐसा एहसास होता है हर विवेकराज जी की जन्मों से आप हमारे हैं। IIT खड़गपुर से आए हैं, और ये संविधान के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। और इनका अभी तक एक स्कूल खुलवाया है गौतम बुद्ध एकेडमी का, जो दूसरा ब्रांच खुला है, इन्हीं के द्वारा खोला गया है। और इनके पिताजी पारा मेडिकल में डायरेक्टर है, निदेशक है, और ये लगातार हम लोगों के सहयोग में रहते हैं। और ये दूसरा ब्रांच खोलने का जो प्रयास किए हैं, इसके लिए मैं बधाई धन्यवाद देता हूँ। अपने बातों को रखें और लोगों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय आप सबको। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज गौतम बुद्ध एकेडमी का ओपनिंग हो रहा है, शुरुआत हो रहा है बच्चे लोगों के लिए। और आज बुद्ध जयंती और आज गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था।
तो आज हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अगर हम लोग गौतम बुद्ध का बात करते हैं तो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा का भी बात करते हैं। जो गुरु और शिष्य का जो परंपरा होता है, जो शुरू से चला आ रहा है भारत, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। भारत विश्व गुरु कहलाता है 125 देशों में, और ये सब गौतम बुद्ध के ही कारण हुआ है। इनके जो शिक्षा थे, जो 4 आर्य सत्य है और जो नोबेल फोल्ड पाथ कहा जाता है, उसको भी हम लोग बताएंगे। लेकिन उन्हीं के कारण जो है अभी इंडिया को छोड़ के भी 12 देश है जहाँ पे गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया है। और भगवान का दर्जा का मतलब होता है पाली में। पाली जो कि गौतम बुद्ध का भाषा है, उसमें पाली का अर्थ होता है जो भंग हो, ज्ञान में भंग हो, जो सिर्फ ज्ञान की जो इच्छा होती है उसमें भंग हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप को अंदर से पूरा समर्पित कर दे। तो इसीलिए भारत जो है उनकी शिक्षा के कारण 12 देशों और 125 देशों में जाना जाता है गौतम बुद्ध के कारण। ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग लगभग 25 साल होने जा रहा है और गौतम बुद्ध को हम लोग यहाँ पे जिंदा रखे हुए हैं, बहुत बड़ा बात है। गौतम बुद्ध का बात होगा तो बाबा साहब का बात होगा, जिन्होंने आज़ादी के 8 साल बाद 1956 में इस महाराष्ट्र से लेके जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया, इसके धरती पे बुद्ध को पुनः रूप से फिर से स्थापित किया। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल है। उस समय वो बिहार का ही पार्ट था। उस समय अखंड भारत था, तो उस समय जितने भी देश थे वो सब भारत का पार्ट था। और अखंड भारत बनाने में राजा अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ज्ञान प्रसार हुआ अशोक के टाइम पे। तो धीरे धीरे जो संत परंपरा है, गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद गुरु नानक, रैदास, संत कबीर, ये सब आते हैं और हमें शिक्षा दे के जाते हैं जो हम लोग को समझ में आए। और उसी तरह से जब उसके बाद फूले आते हैं, ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले को बाबा साहब ने अपना गुरु माना। सबसे पहला गुरु माना गौतम बुद्ध को, दूसरा गुरु माना रैदास को, तीसरा गुरु माना फूले को। तो ज्योतिबा फूले जो थे, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे, और उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश जलाया। जब 22 साल की उम्र थी उनकी, तो वो गए हुए थे बनारस। वहाँ पे उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ। तो उसके बाद वो वापस आते हैं और बोलते हैं कि मेरे लोगों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। बड़े लेवल पे भी होता है, छोटे लेवल पे भी होता है। आज देख लें, आज का डाटा उठा के, तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो तरीका होता है डिस्क्रिमिनेशन करने का वो बदला है। अगर आप अभी अपने बच्चे को लॉयर बना दें, लॉ का तैयारी करवा दीजिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। IAS बन सकता, IPS बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता। उस पर कुछ 5-10 परिवारों का हस्तक्षेप है, जो उसमें अभी तक इसका एग्जाम नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, हाई कोर्ट लेवल पे रिकमेंडेशन हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट पे अभी कोई चर्चा नहीं है। और इसके लिए हमारे लोग सजग भी नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। अगर आपका बात करने वाला कोई वहाँ रहेगा नहीं, तो आपको न्याय मिलेगा कैसे? अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो जज बैठा हुआ है वो आपके साथ न्याय कैसे करेगा? क्योंकि वो उस दौर से नहीं गुजरा है। लेकिन आप लोग जो इस दौर से गुजरे हैं, अगर आपके बीच में से आपका बच्चा अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तब वो जाके आपके लोगों का न्याय कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों को अब आने वाले कल में इस पे ध्यान देना होगा। दूसरा बात, बाबा साहब जो थे वो फॉरेन से पढ़ के आए थे, लंदन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर का कोर्स भी किए थे, इकोनॉमिक्स का भी किए थे, सोशल साइंस का भी किए थे। और तीनों में उन्होंने दिया। पहला भारत को संविधान दिया, सोशल साइंस पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस। दूसरा, जब उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडी की तो उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम का जो धर्म ग्रंथ है,
जो अभी भी 12 देशों में यूज होता है, उसको लिख डाला। भारत का संविधान बुद्धा इन हिज धम्मा, जो कि 12 देशों में यूज होता है, इंडिया को लगा के। और तीसरा सबसे बड़ा बात है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में उन्होंने RBI, जिसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जो बैंकों का सबसे टॉप लेवल पे आता है, वहीं से सारे बैंक के नियम कानून बनते हैं, वो भी बाबा साहब का खोला हुआ। अब आप बताइए, जो आपके जो महापुरुष हैं हुए हैं, फूले से लेके पेरियार से लेके, पेरियार ने तो तमिलनाडु को बदल के रख दिया। वहाँ पे अभी तक सामाजिक न्याय में 70% रिजर्वेशन मिलता है, 70%। OBC का पॉपुलेशन 50% है, दलित का 20% है, 69% रिजर्वेशन मिलता है। मतलब कि जो इंडिया लेवल है उस पर 49% है, और तमिलनाडु अकेला एक स्टेट है जहाँ पे 70% है। और अगर रिजर्वेशन खराब है तो तमिलनाडु मेडिकल लाइन में, जो मेडिकल हॉस्पिटल होता है, उसमें दूसरा स्थान पे है। अब बताइए, अगर रिजर्वेशन खराब है तो मेडिकल में वो दूसरा स्थान पे कैसे चला गया? काहे कि रिजर्वेशन जो होता है वो प्रतिनिधित्व होता है। आप वहाँ पे जाते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, जैसे जनरल के बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ एक मौका मिलता है, एक सीट मिलता है। इसी तरह से लोग टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, 5 साल आपको पढ़ना होता है अंदर कॉलेज में, तब जाके आपको डिग्री मिलता है। ये नहीं कि मेडिकल में क्वालिफाई करके डिग्री मिल गया, नहीं, उसके बाद प्रैक्टिस होता है। तो इतने फेज से गुजरने के बाद हमारे लोग इतने मेहनत से पहुँचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं पहुँचे। तो इसीलिए हम लोग को जो शिक्षा है उसको एक मार्ग देना होगा। मार्ग कहने का मतलब है कि एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, विचारधारा। विचारधारा से समझौता नहीं होगा, ठीक है। अपने बच्चों को अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उसको इस विचारधारा से तैयार करना होगा कि हमारे साथ गांव में भले ही अब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, कॉलेज, IIT कॉलेज, NIT कॉलेज, BA कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे अभी भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारे बच्चों को बचपन से ही बताना पड़ेगा कि रिजर्वेशन से तुमको प्रतिनिधित्व मिला, अब तुम अपने समाज को वहाँ जाके रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ पे अपने समाज की बात करोगे, ठीक है, और अपने समाज का इलाज करोगे, ठीक है। तो इसलिए रिजर्वेशन मिला। तो ये हमारे बच्चों को शुरू से बताना होगा। काहे कि हम जब कॉलेज में गए, हम अपना बात बताते हैं, तो बहुत लड़के बोलते थे कि कम नंबर पे आ गया है। अरे कम नंबर क्या होता है? हम एक बात बताते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, खेत में काम भी करते हैं, माँ बाप का सेवा भी करते हैं, उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और एक बच्चा है जो दिन भर रात बैठ के पढ़ते रहता है, काहे कि उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको नंबर देना होगा सामाजिक न्याय को मुद्दा में रख के, तो आप किसको नंबर दीजिएगा? कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, नंबर नहीं, मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है? तो आपका बच्चा कर रहा है ना ज़्यादा मेहनत, क्योंकि वो खेत में भी काम कर रहा है, सामान भी ला रहा है, खाना भी बना रहा है, डेरा बाहर लेके पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। नंबर से मतलब नहीं होता। जब उसको मौका मिल गया, अब वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में गया, अब उसको न खाना बनाना है, ना उसको पापा का कोई हेल्प करना है, कि कॉलेज में है। अब वहाँ पे जाके वो लेवल पे आ गया, सब बराबर है, अब टक्कर होगा किसका ज़्यादा नंबर है। हम आपको बता दें, ऐसा कोई भी OBC और दलित नहीं होगा जो कि फेल किया होगा IIT NIT में, इसका हम सबूत दे सकते हैं। जबकि दलित का जो बच्चा है एवरेज मार्किंग में, और OBC का जो बच्चा है एवरेज मार्किंग में, जनरल से बच्चे से ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट क्लास जो पास होता है उसमें ज़्यादा है। तो इस बात को हम लोग को बच्चों को बताना होगा, ताकि आगे जाके वो इस तंज को ना झेले कि तुम कम नंबर पे आया है। आपके बच्चे तुरंत जवाब दें कि हम कम नंबर पे आए हैं क्योंकि हम तुमसे एक्स्ट्रा मेहनत करके आए हैं, और अपने से खाना बना के अपने मम्मी पापा का सेवा करके खेत में काम करके आए हैं। इस बात को हम लोग को अपने बच्चे के जहन में डालना होगा, ताकि वो जवाब दे सके। जो जवाब देगा उसी का बात होगा और उसी का चर्चा भी होगा। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो चर्चा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आए हैं, जवाब दे रहे हैं तो आप जान रहे हैं, अगर हम नहीं आते तो नहीं जानते। आपके बच्चे यहाँ से पढ़ के कहीं और जाएंगे, वो वहाँ पे बताएंगे। तो इस तरह से प्रचार प्रसार होगा। और जब बाबा साहब का बात कर रहे हैं हम, तो इसके साथ अगर गौतम बुद्ध का भी अगर हम जो बात किए, तो अपो दीपो भव, हमें अपना दीपक स्वयं बनना होगा। जो अपने अंदर का जो दीपक है उसको खुद जलाना है।
तो उस जलाने के लिए हमें मेहनत करना होगा और विश्व गुरु कहलाने के लिए एक एक बच्चा को मेहनत करना होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। क्यूबा एक देश है, ठीक है, वो अमेरिका को टक्कर देता है। क्यूबा छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, मात्र 2 करोड़ जनसंख्या है वहाँ का, 2 करोड़। वहाँ पे 80% लोग मेडिकल में काम करते हैं, सिर्फ मेडिकल में। क्यों? काहे कि वहाँ पे मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है और एजुकेशन फ्री है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। अब वहाँ पे आप जाइएगा तो मेडिकल सस्ता है। वहाँ से बाहर लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्यूबा से बाहर लोग जाते हैं ताकि बाहर देश को सेवा दे सके। अगर हम लोग यहाँ पे अगर गली गली में, जैसे यहाँ पे गौतम बुद्ध एकेडमी है, बच्चों को अगर खड़ा करते हैं तो कल जाके टीचर के लिए खुद का एक इंस्टीट्यूशन खोल लेंगे। मतलब कि अगर हम 5-10 लोग मिल जाएं और एक इंस्टीट्यूशन खोल लें और वहाँ पे टीचर को लगा दें, तो इस तरह से हम लोग का जो रोजगार है खुद ब खुद क्रिएट होगा। रोजगार को हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। आप क्रिश्चियन को सुने होंगे बिहार, इंडिया में क्रिश्चियन एक ऐसा धर्म वाला आदमी है जो किसी के सामने नहीं झुकता है। उसको ना पैसा का कमी है, न उसके पास संगठन का कमी है, और न ही उसके, और जो उसका स्कूल है वो टॉप का स्कूल है पटना में, सेंट माइकल, सेंट जॉन, ठीक है, सेंट जेवियर्स। तो ये सब जो टॉप का स्कूल है वो क्रिश्चियन का है, हमारा नहीं है। तो हम लोग को खुद से इतना ज्ञान अपने आप में अर्जित करना है कि हम लोग का अपना स्कूल हो, किसी के पास झुकना न पड़े। एक हम बात बता रहे हैं, अहीर रेजिमेंट और दलित रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट था अंग्रेज के टाइम पे। तो वो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पे लड़ाई पे चले गए, तो अंग्रेज उनको बर्खास्त कर दिए कि इनको अब नहीं रखना है, काहे कि लोग नेताजी के साथ मिल गए, नेताजी बोस के साथ, तो इनको तो बैन कर दिया गया। तो उस समय क्या हुआ कि हमारा जो आर्थिक स्थिति था तो वो डाउन होते चला गया, धीरे धीरे गिरता चला गया। क्योंकि उस समय जब हम लोगों के पास जब सूबेदार बनते थे लोग, SPDM बन रहे थे उस समय, मतलब आर्मी के पोस्ट पे, तो आर्मी के पोस्ट पे जब बन रहे थे उस समय कमी ये आया कि हम लोग के पास पैसा आया लेकिन हम लोग इंस्टीट्यूट नहीं खोले। जैसे कि अभी गौतम बुद्ध एकेडमी इंस्टीट्यूट खुला, उस तरह से इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाया। तो इसीलिए धीरे धीरे रिजर्वेशन का जरूरत पड़ा आगे बढ़ने में। लेकिन अब कब रिजर्वेशन खत्म हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कब रिजर्वेशन खत्म हो जाए इससे पहले हम लोग को अपना इंस्टीट्यूट डेवलप करना पड़ेगा, कहे कि बहुत बड़ा खतरा है। नहीं तो हमारा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बैन हो जाएगा, कोई पैदा नहीं होगा, ठीक है, मूर्ख पैदा होगा। इसीलिए इस बात को हम लोग को ध्यान देना होगा। और बच्चों से मेरा निवेदन है कि जो भी बच्चा अभी सुन रहा है वो जरूर से जाके फूले को, पेरियार को, अगर मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल खोलना और यूट्यूब पे बोलना ज्योतिबा फूले, ठीक है, तो ज्योतिबा फूले खुल जाएगा, उसमें बता देगा कि कौन थे, क्या करते थे। उसी तरह ज्योतिबा फूले के बारे में, बाबा साहब के बारे में, अपने विचारधारा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आप लोग का धन्यवाद जो आप लोग हमको सुने, और इस बात का जरूर अपने घर में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट वाला बात जरूर बताइएगा। एक जाते जाते एक बात बता दे रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी कास्ट होते हैं सबका प्रतिनिधित्व होता है और उसमें जो है पॉलिसी बनाया जाता है कि किस लोगों को कितना बजट दिया जाएगा, कितना खर्च होगा, ठीक है। ओबीसी का तो जाति जनगणना नहीं हुआ है, दलित का होता है क्योंकि उसको रिजर्वेशन देना पड़ता है पॉलिटिकल। तो हुआ क्या कि जनरल सेक्रेटरी का 89 पोस्ट होता है, उसका काम होता है पॉलिसी बनाना, उसमें ओबीसी एक भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि आपके लिए वहाँ पे लिखने के लिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है, इसके बारे में बताने वाला वहाँ कोई नहीं है। एक दलित का है, 2 आदिवासी, 89 में, मतलब 90 से एक कम। अब बताइए कि आपका बात कौन रखेगा? ना आपके पास सुप्रीम कोर्ट में आदमी है, ना ही आपके पास जनरल सेक्रेटरी में आदमी है, आपके पास IAS IPS है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल मजबूत है हम लोग कि हम लोग का जो नेता है जो बड़े लेवल पे CM DM सब बना, CM बना, यूपी में बना, बिहार में बना, तमिलनाडु में अभी भी है ही, और महाराष्ट्र में भी बना, हर जगह बना। धीरे धीरे सामाजिक न्याय आया तब। तो इसीलिए हम लोग को अब पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, पॉलिटिक्स के साथ पढ़ाई, मतलब पॉलिटिक्स को विचारधारा देना है तो उसका स्तंभ बनना पड़ेगा कि पॉलिटिकल ग्रुप हमारा गिरे नहीं। तो इसके लिए हम लोग को एक इंस्टीट्यूशन पे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो यही हमारे लिए ज़रूरत है। आप लोग से अब आग्रह करते हैं, धन्यवाद लेते हैं, और इस बात का जरूर बताइएगा कि हमारा कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, हमारी बात रखने वाला कोई नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, और रिजर्वेशन के बारे में भी अपने बच्चों को अच्छे से बताइए। धन्यवाद।
कि आप पहले दीप प्रज्वलित सम्मिलित करके और इस शुभारंभ का शुरुआत करें। सम्मिलित रूप से अर्जुन बाबू, राजकुमार व्यास जी एवं रामजी राय, हमारे मुखिया प्रत्याशी रामजी राय भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बताएं। दीप जला के उद्घाटन करते हुए और इसके बाद विधिवत रूप से फीता काटा जाएगा। उसके बाद इस और सभी गणमान्य लोग ने उस समय से काफी कुछ विशेष आप लोग को बताया है, लेकिन मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं 2 लाइन में ही एक बात बोलता हूँ, जातिवाद का नारा तोड़े, जातिवाद का नारा तोड़े, मानव से मानव का रिश्ता जोड़े, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, राघोपुर क्षेत्र का नाम बढ़ेगा। अब एक भाषा में कह सकते हैं कि जातिवाद नहीं रहेगा तो क्या शादी ब्याह कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी ब्याह कीजिएगा, लेकिन आपस में भाईचारा बराबर तो रख सकते हैं ना। ये कैसी छुआछूत है। कुछ दिन हिंदू मुस्लिम चला, अब अपने समाज में जातिवाद चलता है। क्या खून दो है? हर एक जाति के व्यक्ति का हाथ काटिए, खून दो है, खून तो लाल ही है। सबकी माँ माँ ही है, पिता पिता ही है। ठीक है, पूर्वज द्वारा जो बनाया गया है संस्कृति हम लोग का वो ठीक है, लेकिन ये जातिवाद अच्छी बात नहीं है। ये समाज तोड़ने की काम है। लालू यादव आरजेडी जो बैकवर्ड का नेता था, एक जातिवाद रखते कि नहीं हम यादव का नेता है तो आज वहां को नहीं पहुंचते। रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब के सीखने की बात है। जातिवाद एक धर्म है, तुम्हें हो, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हूँ। अभी गांव में कर रहे हैं, सर बोल रहे थे मनोज सर के बाहर चलिए, तो सच में हम लोग एक बूंद के बराबर नहीं है बाहर में। बड़े बड़े शहर में चलिए, अब नहीं है जातिवाद बड़े बड़े शहर में। इसलिए अपने समाज को बढ़ाने के लिए इस जातिवाद को दूर कीजिए। जो परंपरा बना हुआ है वो तो है ही, लेकिन हम लोग भी इसमें हस्तक्षेप ना करें। दादा बाप कितना मिलाकर चलते थे। दादाजी बताते हैं कि पूर्वज जो थे, मेला लगता था, जग जाप होता था, तो लोग मिला के चलते थे। एक बार कोई आदमी माननीय आदमी कह दिए वो काम हो जाता था। रसिया सरायपुर एक ही पंचायत पहले था, तो एक पंचायत से मुखिया रहते थे और एक पंचायत से सरपंच रहते थे। इसलिए हम बार बार आग्रह करेंगे कि समाज को तोड़ने वाली बात ना करें। और शिक्षा के लिए गौतम बुद्ध अकेडमी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि रसिया पंचायत, सरायपुर पंचायत और अन्य जगह मनोज सर हो गए, अनिल सर हो गए, पंकज भी आई लोग विशेष रूप से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो गार्जियन लोग हैं उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर जी छड़ी मारती है तो सर जी को लाठी बरसा दीजिए। यदि छड़ी का मार नहीं रहेगा तो बच्चा सीखेगा क्या? दुलार से शिक्षा प्राप्त हुआ है क्या? आज नहीं, पुराना से ही गुरुकुल चलता था, उसमें भी छड़ी लगता था। ये बात इसलिए बोल रहे थे, एक दिन हम यहाँ पे खा थे तो ऐसा मेरे सामने में माने यही कोचिंग के दरगाह एक बात आया, इसलिए बोले यदि 50-60 बच्चे को कोई सर पढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर जिम्मेवारी है। आपके घर में 2 बच्चा है लेकिन वो 50 बच्चे के लेकर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर उतना जिम्मेवारी है कि हमको 50 बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है कि आगे जाकर कुछ हमसे भी बड़ा बने। जैसे मनोज सर बोले कि एक ही व्यक्ति हमें माने हमसे आगे बढ़े, जैसे पंकज भैया
पंकज भैया उनके शिष्य भी रह चुके हैं, फिर भी वो आगे बढ़े। इसलिए मैं लास्ट अंतिम बात यही कहूंगा कि समाज का तोड़ने का काम न करे, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गार्जियन लोग को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। इसी बात को कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी को इस गौतम बुद्ध के उद्घाटन समारोह में आने का शुभकामना अपनी तरफ से देता हूं। ये मेरा एक सपना है कि मेरे जितने भी समाज के लोग हैं वो आखिर इतने पिछड़े क्यों? कुछ न कुछ तो उसका रीजन होता है, क्योंकि हर शब्द का, हर वाक्य का, हर सेंटेंस का, हर कहानी का एक मतलब होता है। माफी चाहेंगे, हमारे एक और गार्जियन बैठे हुए हैं, पूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं, उन्हें भी माला पहनाकर स्वागत करें। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे जितने भी अतिथि हैं उनका सत्कार सबसे पहले जरूरी है, ये संस्कार में बसा हुआ है। तो मैं अपने मनोज से आग्रह करूंगा कि आप इन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और माफी चाहेंगे बीच में माइक लेने के लिए, क्योंकि हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल्य गार्जियन बीच में बैठे हुए हैं, इन्हें जोरदार ताली से स्वागत। जी थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि मेरे जो जितने समाज के लोग हैं इतने पिछड़े क्यों? कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है, वही कारण को हम लोग को समझना है। जैसा कि अभी मदन मुरारी बोल रहे थे, यहाँ एक प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को छड़ी से मारने की। ये मैं नहीं जानता कि बच्चे को मारना ही एक मतलब उसका कोच का काफी नहीं हो सकता, कारण नहीं हो सकता, और वो मारने से ही नहीं सुधरेगा। क्योंकि मैं भी शिक्षा से लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे कितने दुलार से और कितने प्यार से और कितने डांट से और कितने मारने पीटने से बच्चे समझते हैं। ऐसा नहीं कि हमको अनुभव नहीं है। होता क्या है कि आप यहाँ एक समझ सकते हैं कि अपने समाज के लोग अपने ही समाज के लोग को रोकना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप समझ के देखिए। कोई भी पौधा, जो पौधा इतना बड़ा आप देख रहे हैं, वृक्ष का जो बन चुका है, पीपल का वृक्ष बन चुका है, इसका नींव बहुत छोटी सी होती है जिसको हम लोग बीज कहते हैं। अगर बीज में सब क्वालिटी हो तो पौधा बहुत विशाल और बहुत छायावान, बहुत फल देने वाला। ये मैं कहां से बोल रहा हूं आप समझ के जरा से देखिए।